चलिए एक बार ना स्पीडली रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में था ना। एक दो ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है, क्या डिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल वॉइस क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए देखिए, जैसे कि सबसे, हाँ, दोबारा एक बार शुरू करते हैं दोबारा से कि सबसे जरूरी हमें ये जानना होता है कि हम किस ईयर की इनकम पे टैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसको क्या बोला था, उस ईयर को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, पीवाई, या उसको फाइनेंशियल ईयर भी हम कह सकते हैं। जिस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। और उसके जस्ट 1 साल बाद जो ईयर आएगा जिसके अंदर में हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। जैसे कि दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल बोल देता हूं कि अगर किसी ने जुलाई जुलाई 22 में अगर अपनी कोई अर्निंग करी है जुलाई 22 में, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा जुलाई 22 के लिए। प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका प्रीवियस ईयर होगा 2022 2023। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा 2023 और 2024। जिस साल में हम उसकी टैक्स की कैलकुलेशन बनाएंगे वो उसका कहलाएगा असेसमेंट ईयर। और जिस साल की इनकम होगी वो ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसमें तो कुछ खास मेरे ख्याल से कंफ्यूजन अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ना हमने 1 घंटा लगाया था, क्योंकि मोर देन इनफ है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कौन, क्या प्रीवियस ईयर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, एक डिफरेंट ईयर हो सकता है, मतलब कैलेंडर ईयर से डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि किसी कंट्री में अगर हम बोले कि अकाउंटिंग सिस्टम 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को उसका ईयर 31 दिसंबर को ईयर खत्म होता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने ईयर को पकड़ के चलना है। ठीक है, जैसे कोई अगर किसी कोई कंपनी यूएसए की है और उसका एक एक 21 से 31 12 21 तक का ईयर है। ठीक है, तो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम ब्रेक करेंगे 3 महीने और 9 महीने में। और हमारा जो है 1 1 21 से लेकर के 31 3 21 तक ये अलग ईयर में जाएगा। और 1 4 21 से 31 12 21 तक ये अलग ईयर में जाएगा। 3 महीने जो जनवरी से मार्च है वो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 20 21 में। और 1 4 21 से 31 12 21 तक की जो इनकम होगी वो जाएगी हमारे प्रीवियस ईयर 21 22 में। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, और हमें ये भी देखना था कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम सामने वाले पर्सन के लिए नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, जब वो इंडिया में अराइज हो जाएगा, जब इंडिया में इनकम बन जाएगी उसी टाइम पे हम उससे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई अगर कोई बाहर से शिप आया लोगों को घुमाने के लिए, वो हमारे डॉकयार्ड पे खड़ा है, मुंबई मुंबई खड़ा है, कोयम्बटोर में खड़ा है, कहीं खड़ा है, और वो वहां के लोगों को बोलते हैं चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, हमें इतने पैसे दीजिए, तो गवर्नमेंट कहेगी तुम उसी टाइम पे टैक्स दे दो जी। या हमें ये पता चल जाए कि वो पर्सन इंडिया से बाहर भागने वाला है। ठीक है, हमें शक हो जाए कि नहीं 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 ये तो ना इंडिया से बाहर भाग जाएगा, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। कोई कंपनी बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है उसके लिए भी है। कोई अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके इंडिया से भागने वाला है, वो हम उसी साल में टैक्स ले लेंगे। कोई बिजनेस अगर वो बंद करके भागना चाह रहा है तो हम उस केस में भी टैक्स ले लेंगे। एसएससी हमने समझ लिया था कि जिस पर्सन से हमें टैक्स लेना होता है या कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी लेनी होती है उसको एसएससी कहते हैं। एसएससी में जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन की इनकम है
और उस पे टैक्स लगेगा वही एसएससी कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस केस में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी के डेथ के बाद उसकी वाइफ या उसका बेटा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होता है। ठीक है, कोई फॉरेन में किसी की इनकम है और इंडिया में कोई उसका पर्सन रहता है जो ये मैनेज करता है, तो वो पर्सन भी उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो सकता है। तो नॉर्मल एसएससी वही है जो खुद की इनकम पे देता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो हो गया जो किसी और की इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन और टैक्स देता है। जैसे कि नॉन रेजिडेंट के केस में, माइनर के केस में, लुनेटिक मतलब कोई जो मेंटली रूप से जो ठीक ना हो उसकी इनकम के। डीम्ड एसएससी वही जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होता है उसी को डीम्ड एसएससी कहते हैं, कि सरकार उसको एसएससी मान लेती है फॉर द पर्पज ऑफ द टैक्सेशन। वो उसको नहीं पकड़ेगी जिसकी इनकम है, जो उसको रिप्रेजेंट इन इंडिया कर रहा है उसको पकड़ेगी। जैसे किसी माइनर की इनकम है तो उस केस में उसके पेरेंट्स को पकड़ा जाता है हमेशा। और हमें जैसे ल्यूनेटिक के केस में उसके गार्जियन को पकड़ा जाता है। नॉन रेजिडेंट के केस में उसका एजेंट जो इंडिया में है उसको पकड़ा जाता है। एसएससी इन डिफॉल्ट वो होता है जो कि किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, बट वो टैक्स पे नहीं करता है। जैसे कि सैलरी के केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो टैक्स डिपॉजिट करता है, टीडीएस डिपॉजिट करता है, बट अगर वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी कि एसएससी जो होता है, जो एसएससी जो होता है वो पर्सन होता है। और पर्सन कौन होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ये सब में क्या है, जो पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन में कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल ही हो, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, एओपी बीओआई भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी। इनकम इंक्लूड्स मतलब ये भी इंक्लूड है, एक्सक्लूसिव नहीं है कि नहीं जी यही इसी इनकम पे टैक्स लगेगा। ये इंक्लूड्स कहता है मतलब कि ये भी इनकम है। जैसे कि बिजनेस से प्रॉफिट, शेयर पे डिविडेंड, और किसी को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट मतलब एनजीओ वगैरह को पैसा मिला है। ठीक है, और जो एक एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है, या घर दिया जाता है, या ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, वो सब कवर है। या कोई कंपनी का डायरेक्टर है उसको कोई भी इनकम दी जाती है कंपनी की तरफ से, वो सब इनकम में इंक्लूड होगा। कोई अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे कोई प्रॉफिट होता है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, कोई हमारे भी यहाँ पे पीएफ वगैरह जमा करता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम कोई लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, या फिर कार्ड गेम से जीतते हैं, या पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल से जीतते हैं, ताश से जीतते हैं, इस तरह की कोई भी इनकम होगी तो इन सब पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये सब हमारी इनकम का पार्ट होता है। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो रेकरिंग इन नेचर होती है। जैसे डे टू डे बिजनेस करने से जो सेल करते हैं उससे जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो हमारी हो गई रेवेन्यू रिसीट। बट कोई एक बार कभी कभार होती है, जैसे कि कोई, हमने एग्जांपल लिया था, रेफ्रिजरेटर हमारे पास रखा हुआ है और उसको हमने सेल कर दिया, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट हुई। हमने उधार लिया, बैंक से लिया या किसी और पर्सन से लिया कि हमारा ये बिजनेस के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये भी हमारी कैपिटल रिसीट के अंदर माना जाएगा। उस इनकम पे उस वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है ना, कि नहीं जी हमने लोन ले लिया, हमारे बैंक में पैसा आ गया तो चलो जी उसको, हमारे पास जो पैसा आ गया उस पर हमें टैक्स देना ही देना है। वो हमें नेचर देखना होता है, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, उससे जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रेंट आ गया, ठीक है, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कमीशन आ गया, सब हमारे रिवेन्यू रिसीट के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा जैसे कैपिटल रिसीट में क्या आ जाता है, जैसे कि हमने बोरोइंग है, लोन आया, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं कैपिटल रिसीट के। ठीक है, इसमें ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये मैंने कल उस दिन भी बता दिए थे, एक बार आप और पढ़ लेना। बाई चांस अगर फिर भी कुछ हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहां से हमें शुरू करना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है। ठीक है, ये दो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आम जिंदगी में भी हमें ना इनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम ना कभी कंफ्यूज ना हो हमारे काम करते वक्त भी। चाहे हम अकाउंट्स की चाहे हम अकाउंट्स की फील्ड में हो या ना हो,
ठीक है, लेकिन इन जनरल हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे कहिए, एलएलबी लेवल पे कहिए, सीए लेवल पे कहिए, सीएस लेवल पे कहिए, किसी भी लेवल पे इसकी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सिंपल है, अभी इसमें से ना कोई इसमें रीड मत करिए, बस सुनिए। देखिए, हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं, कोई भी इनकम अर्न करते हैं, सरकार उस पे क्या लेती है? टैक्स। ठीक है, क्या हमारा और सरकार का डायरेक्टली रिलेशन होता है जब हम टैक्स डिपॉजिट करते हैं? जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं, तो जब अगर हम जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे इनकम के ऊपर टैक्स ले लेती है। क्या इसमें और भी कोई थर्ड पार्टी होती है? नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। हमारा पैन कार्ड नंबर होता है, उस पैन कार्ड नंबर पे टैक्स डिपॉजिट होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और एक चीज और भी बिल्कुल क्लियर है कि हमें इसकी नॉलेज होती है, हमें ये पता होता है कि हमारे इनकम पे कितना टैक्स लगा। जैसे सैलरीड पर्सन को ये बात पता होती है कि मेरा कितना टीडीएस कटा। ठीक है, सबको पता होता है कि जिसकी भी फॉर्म 16 मिलता है उसको पता होता है जी मेरी 10 लाख की इनकम थी, इसमें 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए मेरा टीडीएस कट गया है। जो टीडीएस है वो टैक्स ही है, तो वो मेरा टैक्स कट गया है। ठीक है, ये कोई भी इस तरह की जो टैक्स है वो हमारे क्या कहलाएगी? डायरेक्ट टैक्स, जिसमें सरकार का और हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, और आपको ये नॉलेज होती है कि मेरे ऊपर कितना टैक्स लगा है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियरली पता होता है पहले से। चलिए, अब इनडायरेक्ट टैक्स एक रफ अभी लीगल डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम सिंपल हम एक वर्ड दोबारा अब देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, जिसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। चलिए, अब ये कैसे कैसे हो गया है, क्या नहीं देख सकते? देखिए, आप मार्केट में गए, ठीक है, आप कपड़े की दुकान पर गए, ठीक है, आप पूछते हैं कि ये जीन्स कितने की है, वो कहते हैं 2,000 रुपए की। ठीक है, ये सूट कितने का है, वो कहते हैं कि 1,000 रुपए का। ठीक है, या शूज की शॉप पे गए, कहते हैं शूज कितने का है जी, 2,000 रुपए का है। ठीक है, कभी भी आपको देख करके ये पता चलता है कि इसमें कितने टैक्स और क्या क्या टैक्स लगा हुआ है? आप कभी भी प्राइमा फेसी कभी नहीं बता सकते कि आप साबुन खरीद रहे हैं उस पर कितना टैक्स है, या फिर आप कपड़ा खरीद रहे हैं इसमें कौन कौन से टैक्स पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या कोई कोई शूज ले रहे हैं उसमें कितना और कौन कौन सा टैक्स जुड़ा हुआ है। आपको डायरेक्टली वो चीज नहीं पता होती है। जो चीज हमें डायरेक्टली ना पता हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, जो चीज हमें डायरेक्टली ना पता चल पाए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो सरकार हमसे डायरेक्टली नहीं लेती है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो हम डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करते वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट के देखिए तीन जगह मीनिंग निकल रहे हैं। पहला, हम ये टैक्स डायरेक्ट नहीं जमा कर रहे हैं इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, दूसरा, हम डायरेक्टली उसको देख नहीं सकते कि इस पे कितना टैक्स है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो टैक्स है वो दो तरह के, दो पोर्शन में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, अब डेफिनेशन पढ़िए। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्स दैट आर इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन देयर इनकम और वेल्थ। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स है जो कि सामने वाले की इनकम और वेल्थ, मतलब संपत्ति, उसके पास कितनी संपत्ति है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनकम टैक्स। अब देखिए, इनकम टैक्स क्या सरकार हमसे डायरेक्ट लेती है या इनडायरेक्टली लेती है? कि नहीं जी, कोई सामान खरीदते हैं उसमें पहले से इनकम टैक्स जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स पहले से किसी में नहीं जुड़ सकता। इनकम टैक्स सरकार आपसे डायरेक्टली लेती है। इनकम टैक्स आपसे सरकार डायरेक्टली लेती है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स आप भरते हैं,
हाउस प्रॉपर्टी जो जैसे दिल्ली में है, आज ही मेरा छूट गया था, मैंने आज प्रॉपर्टी टैक्स भरा है अपना ऑफिस का। तो उसमें क्या है, मैंने क्या करा, उसकी वेबसाइट पे गया, हमारे प्रॉपर्टी का लॉगिन बना हुआ है, वहां गया, हमने सीधे पे कर दिया। तो मुझे पता है कि मेरी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगा है, मुझे ये बात पता है कि मेरी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगा है, ये मुझे क्लियरली पता होता है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करता है, तो अगर कोई कंपनी टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, होता है इनकम टैक्स ही है वो भी। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स टिपिकली पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर। टिपिकली पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर। ठीक है। इसमें सिंपल सिंपल देखिए, डायरेक्टली वर्ड यूज है, मतलब ये जो पैसा है एक इंडिविजुअल डायरेक्टली सरकार को पे करता है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड आर टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब ये है कि हम मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, कोई भी हम सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, उसमें ऑलरेडी वो टैक्स जुड़ा होता है। हम मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में हम टिकट लेते हैं, टिकट 20 रुपए की होती है, 30 रुपए की होती है, 40 रुपए की, हमें नहीं पता सरकार ने उसमें कितना टैक्स जोड़ रखा है। हमें अपने सिर्फ 20 रुपए से मतलब होता है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें पहले से जीएसटी जुड़ा होता है, हमें नहीं पता उसमें कितना जीएसटी लगा हुआ है। तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और हम उसमें बॉदर भी नहीं करते हैं। वो किसकी लायबिलिटी है जमा करवाना? भाई उसने हमसे एक सोप खरीदा, हमने 50 रुपए का, ठीक है, उस सोप में कितना टैक्स लगा है आपको मतलब नहीं है, आपका काम है उसको 50 रुपए देना, आपका काम है उसको 50 रुपए पे करना। ठीक है। अब इसके अंदर अब जो दुकानदार है वो डिसाइड करेगा कि इसमें कितने की वैल्यू थी और कितने का टैक्स था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए उसमें 45 रुपए की वैल्यू थी और 5 रुपए टैक्स था। ठीक है। अब वो क्या करेगा, 45 रुपए तो अपने पास रखेगा और वो 5 रुपए सरकार को जमा करवाएगा। वो कहेगा कि ये रहा टैक्स। क्या वो 5 रुपए उस दुकानदार के? नहीं, उस दुकानदार ने आपसे टैक्स वसूला और सरकार को जमा कराया। कहने का मतलब एक चीज और आ गई, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हमेशा एक पर्सन इंटरमीडियरी होगा, कोई ना कोई बिचौलिया होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा जो कि सरकार और हमारे बीच में कनेक्टर होगा। वो कनेक्टर होगा, हमसे टैक्स लेगा और सरकार को जमा कराएगा। इनकम टैक्स के केस में क्या होता था, हम सीधे सरकार को जमा करते थे, हमारे बैंक से कटता था और सरकार के खाते में चला जाता था। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि वो पैसा हमारे हम उसको देंगे, यूपीआई पे मान के चलिए अपने पेटीएम भी कर दिया उसको 50 रुपए, तो हमारे खाते से तो 50 रुपए गए, बट वो क्या करेगा दुकानदार, उसमें से 45 अपने अलग करेगा और 5 रुपए अलग करेगा, 5 रुपए सरकार को देगा, 45 अपने पास रखेगा। ठीक है। हमने टैक्स तो भर दिया 5 रुपए, बट डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, हमने वो 5 रुपए डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर ये पैसा हम डायरेक्ट सरकार को पे करते तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता। प्रॉपर्टी के ऊपर या इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स जो भी टैक्स है हम भरते हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि सरकार और हमारे बीच में डायरेक्ट रिलेशन में है। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें उससे मतलब है जो कि हमारे और सरकार के बीच में कलेक्शन के लिए बैठा है, जैसे कि एक दुकानदार। ठीक है। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड आर टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस, गुड एंड सर्विस में लगा होता है। दीज टैक्सेस आर टिपिकली इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि 50 रुपए का साबुन है ना, तो उसके अंदर आपको नहीं पता कि आपको ये बात नहीं पता कि उसके अंदर में कितना टैक्स लगा हुआ है और कितना उसका एक्चुअल प्राइस है। तो ये लिखा हुआ है ना, इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होता है।
एंड आर पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब हम पे कर रहे हैं, व्हेन दे परचेज द गुड्स और सर्विस। जैसे मैंने बोला ना कि मेट्रो की आप ये मेट्रो की जो आप टिकट लेते हैं वो सर्विस, एक एग्जांपल ले लीजिए। प्रोडक्ट में मान लीजिए आप सोप खरीद रहे हैं, ठीक है ना, आपने सोप खरीदा, प्रोडक्ट हो गया, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, सर्विस है। तो इस तरह की कोई भी चीज है जो कि हम परचेज करते हैं या सर्विस लेते हैं, उस केस में हम ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्टली, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑलरेडी ये क्या है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, आपको पता है ना कि ये वैट बंद हो चुका है, ठीक है। सेल टैक्स ये सब भी बंद हो चुका है। एक्साइज टैक्स ये कुछ चीजों पर है, लिकर वगैरह पर है। और आप इसमें ना एक जीएसटी और लिख लीजिए, मतलब उनके डेफिनेशन में तो यही है, बट हमें ना जीएसटी लिखना चाहिए। आज के टाइम पे जो चल रहा है ना, जीएसटी हमें लिखना चाहिए इसमें लास्ट में, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि अब तो सबको कंबाइन कर दिया है जीएसटी के अंदर में, तो एक जीएसटी सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, इसमें कोई डाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने में? नहीं, कोई नहीं, डाउट नहीं। हाँ जी, चलिए, सब क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना अब देखिए, हमें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो तैयारी करनी है ना। मीनिंग हम समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स दैट वी आर पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स वी आर नॉट पेइंग टू द डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, देयर इज इंटरमीडियरी पर्सन हु इज कलेक्टिंग टैक्स ऑन आर बिहाफ एंड पेइंग टैक्स टू द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, है ना। इट्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब लिटरेचर में देखिए इतनी सारी बातें हो गई ना, अगर हम लिटरेचर लिखे तो एक पेज तो सिर्फ डेफिनेशंस के अंदर हम भर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की सिर्फ डेफिनेशन अगर हम बोले तो हम एक पेज तो इसी में भर देंगे, हमने इतनी सारी बातें बोल दी हैं। कितना भी घुमा फिरा के लिखिए कि डायरेक्टली पे नहीं कर, वी आर नॉट पेइंग डायरेक्टली, है ना, देयर इज इंटरमीडिएट पर्सन, है ना। तो कुछ भी लिखिए इसमें आराम से, आप एक पेज से ज्यादा हम इसके अंदर लिख सकते हैं सिर्फ डेफिनेशन के अंदर में। जितने जितना सोच सकते हैं उसके बारे में सोचिए, एग्जाम्पल्स बनाने बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, मैंने जैसे बोला सोप, मेट्रो, कुछ भी लिखिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी लिखिए, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब एक एक करके ना डिफरेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमें सिर्फ मतलब समझ में आ गया इससे बात नहीं बनेगी ना, हमें जो है उसको पेपर के अंदर भी तो लिखना है ना। कोई भी बात अगर हमें सिर्फ समझ आ गई बट हमने उसको वर्डिंग्स में नहीं उतारा तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना है कि जी हमें तो पता तो है बट पेपर पे कैसे उतारे। ठीक है, तो इसको डिफरेंस को ना ये चार पार्ट में हमने बांट रखा है। ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट को पे किया जाता है, ऑब्वियसली हमने ये डील कर लिया है। ठीक है, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द कंज्यूमर व्हेन दे परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये हमने डेफिनेशन में ही समझ लिया कि इस गवर्नमेंट और हमारे बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और इनडायरेक्ट के केस में हमारे बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम एक कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते हैं, उसमें ऑलरेडी एडेड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रेसिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए ध्यान से। डायरेक्ट टैक्स आर यूजुअली प्रोग्रेसिव, अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। डायरेक्ट टैक्स आर यूजुअली प्रोग्रेसिव, मीनिंग दैट इंडिविजुअल विद हायर इनकम पे हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स में आप देखिए, मान के चलिए मेरी इनकम है 50 लाख रुपए, ठीक है, तो 50 लाख वाला ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स पे करेगा, और किसी की इनकम है 5 लाख, ऑब्वियसली वो 5 लाख के हिसाब से टैक्स देगा। 50 लाख वाला 20 लाख रुपए टैक्स भरेगा, 5 लाख वाला 15,000 रुपए टैक्स भरेगा। तो होता क्या है ना कि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है कि जितनी इनकम उतनी टैक्स। ऐसा नहीं है कि जी जितनी कम इनकम है उसको भी उतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और किसी की इनकम ज्यादा है उसको भी उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिसकी इनकम कम है उसको भी उतना टैक्स पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोला गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब हो गया, टैक्स का मतलब हो गया कि जितना इनकम उतना टैक्स। मैं ज्यादा इनकम कमाऊंगा तो ज्यादा टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम कम पैसे कमाऊंगा तो कम टैक्स भरूंगा ऑब्वियसली। बट इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अब बोलेंगे रिग्रेसिव क्या है? एक चार्जर लगा दो, एक सेकंड। हाँ जी, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि आप खुद समझिए। चलिए इसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। देखिए, एक आदमी बीएमडब्ल्यू से उतरता है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू से उतरता है और एक मार्ट के अंदर घुसता है। ठीक है, एक बीएमडब्ल्यू से उतरा और मार्ट के अंदर घुसा। वो गया रैक पर से, उसने क्या करा, एक सोप उतारा, ठीक है, एक साबुन उतारा, ठीक है, एक चायपत्ती उतारी, चावल आटा जो भी है वो सब उसने ले लिया। उसका बिल कितने का बना? उसका बिल मान के चलिए 1000 रुपए का बना। ठीक है, ठीक है जी। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर एक्स है, बेचारे की इनकम कितनी है? मात्र 20,000 रुपए महीना। अब समझिए मेरी बात। एक पर्सन है जो बीएमडब्ल्यू से उतरा, ठीक है, उसकी इनकम महीने की 10 लाख रुपए है। उसकी इनकम क्या है? महीने की 10 लाख रुपए है। और वो भी मार्ट में गया, और एक पर्सन वो भी मार्ट में गया जिसकी इनकम 20,000 रुपए है। आपने देखा होगा कोई भी मार्ट में हर तरह के लोग जाते हैं, ठीक है। दोनों ने सेम आइटम लिया, मतलब एक ने सोप खरीदा, ठीक है, और चायपत्ती ली, चावल लिया। सेम यही चीज एक 20,000 वाले पर्सन ने भी लिया। उसने भी क्या खरीदा? एक सोप खरीदा, एक चायपत्ती खरीदी और एक चावल खरीदा। ठीक है, उसका बिल कितने का बनेगा? 1000 रुपए का। दूसरे के, अब एक बार मेरे को बताइए, अगर आपको क्लियर होगा तो आप बताइए, क्या जो बीएमडब्ल्यू से उतरा है उसका बिल ज्यादा बनेगा, या जो नॉर्मल एक 20,000 सैलरी वाला पर्सन है उसका बिल ज्यादा बनेगा? बताइए, कोई एक बताइए। एनी आइडिया किसका बिल ज्यादा फिर बनेगा? उन्होंने जितना खर्चा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। एनी आइडिया किसका बिल ज्यादा बनेगा? बीएमडब्ल्यू वाले का ज्यादा बनना चाहिए। क्या? बीएमडब्ल्यू वाले का ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताइए, दुकानदार को कैसे पता कि वो बीएमडब्ल्यू से आया है? हाँ, नहीं, वैसे तो देखिए, सेल्स सेम पे बनेगा टैक्स इमोशंस तो में, दोनों का, इक्वली इमोशंस नहीं लगेगा ना देखने, सब पे। इमोशंस नहीं, मत वैसे तो देखिए। सेम बनेगा दोनों का, लेकिन देखिए, इमोशंस मत देखिए कि एक बंदा बाहर बिठाएगा और मैं इनकम दुकान टैक्स में कह बीएमडब्ल्यू रहा से आया है। होना चाहिए। बट इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा ना बैड लॉक यही है, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर क्या है? चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, समान रूप से टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए इसको रिग्रेसिव कहा गया है। ठीक है ना? जो 20,000 वाला बंदा है, अगर 2,000 का सामान खरीदेगा तो इनकम का 10% चला गया उसका। समझिए मेरी बात, इनकम का 10% उसने उस आइटम पे खर्च कर दिया, उसमें सरकार ने टैक्स ले लिया। और एक करोड़पति आदमी है जिसके लिए 2,000 मायने नहीं रखती है, ठीक है, 2,000 मायने नहीं रखते, बट उसको भी टैक्स उतना ही लगेगा। 2,000 रुपए के अंदर मान के चलिए जीएसटी था 1,000 रुपए, 2,000 के अंदर जीएसटी था 1,000 रुपए, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू से उतरा, वो भी 2,000, सॉरी 2,000 में 1,000 टैक्स नहीं हो सकता कभी। 2,000 रुपए में मान के चलिए 100 रुपए टैक्स था, ठीक है, 2,000 रुपए में 100 रुपए टैक्स था। तो सेम जो बेचारा, जो गरीब हमारा पर्सन है, वो भी 2,000 रुपए में 100 रुपए टैक्स पे करेगा। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स ने अमीर गरीब का डिफरेंस किया कुछ भी? नहीं नहीं। किया, इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी इनकम उतना टैक्स, रिग्रेसिव का मतलब है कि नो इंपैक्ट वेदर ही इज अ रिच पर्सन और पुअर पर्सन, उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, होप रिग्रेसिव का मतलब समझ में आ गया आपको।
तो इनडायरेक्ट टैक्स आर यूजली रिग्रेसिव, मीनिंग दैट दे प्लेस ए ग्रेटर बर्डन ऑन द लो इनकम। ऑब्वियसली आप बताइए, एक दोनों ने 100 रुपए जीएसटी पे करा, ठीक है, तो जो अमीर आदमी है उसने भी 100 रुपए पे करा, जो गरीब आदमी उसने भी 100 रुपए पे करा। तो ऑब्वियसली अमीर आदमी को फर्क क्या पड़ता है, करोड़ों की इनकम में 100 रुपए चला गया तो क्या हो गया, बट एक गरीब आदमी ने भी 100 रुपए पे करा तो उसकी इनकम के ऊपर बर्डन बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे कि गैस सिलेंडर महंगा होता है तो अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है ना। एक सिलेंडर एक महीने में मान के चलिए 1000 रुपए का उसका लग रहा है, तो उसमें 50-100 रुपए बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। बट जो एक गरीब तबका है उसको 100 रुपए से भी बेचारे को फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी घरेलू आइटम पे, कंजम्पशन आइटम पे जीएसटी बढ़ता है, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट गरीब आदमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि टैक्स दोनों बराबर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बराबर देते हैं, ठीक है ना। मेट्रो की जब हम टिकट लेते हैं तो वो पूछता है कि आप अमीर है कि गरीब हैं, उसके लिए भी 20 ही रुपए की टिकट है, और जो गरीब है उसके लिए भी 20 रुपए की टिकट है। 20 रुपए में दो रुपए उसने भी टैक्स भरा है, और 20 रुपए में 2 रुपए उसने भी टैक्स भरा है। तो दोनों में से दोनों के ऊपर टैक्स के पर्पज से इनडायरेक्ट टैक्स कोई डिफरेंस नहीं करता है, ये याद रखिए, इसलिए उसको रिग्रेसिव कहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग दैट दे प्लेस ए ग्रेटर बर्डन ऑन लो इनकम इंडिविजुअल, वो ज्यादा बर्डन देगा किसके ऊपर, जो लो इनकम इंडिविजुअल है, कम पैसा कमाने वाले इंडिविजुअल है, सिंस दे पे लार्जर पोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस, ठीक है। दे पे लार्जर प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस, वो अपने इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन टैक्स के लिए भरेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में मीनिंग समझ में आ गया आपको, आगे चलें। इंपैक्ट क्या आता है Yes, बताइए। yes, yes. हाँ जी, देखिए, जो एक सेकंड बस, एक सेकंड, हाँ बोल, जल्दी बोल, हेलो बोलना। नहीं, अभी मेरी क्लास चल रही है, पर नहीं लाना कुछ भी। हाँ सॉरी भाई, कॉल था, बार बार दूसरे नंबर पे आ रहा था, हाँ ठीक है। चलिए, another difference is the degree to which tax are based on income. Direct tax are based on income of wealth, while indirect tax are based on consumption. देखिए देखिए, इम्पैक्ट किस पे असर करता है। देखिए, अगर हमने क्या करा, हमारी इनकम बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। अगर मैंने मार्केट से सामान खरीदा ही नहीं तो ऑब्वियसली मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, समझिए मेरी बात को। मैं क्या करता हूं, मेरी बहुत ज्यादा इनकम है बट मैं गांव में चला जाता हूं रहने के लिए, ठीक है। बहुत मेरी खूब इनकम है, बट मैं क्या करता हूं, जो भी अनाज है वो मैं अपनी खेत से खरीदता हूं, जो भी सामान है वो अपने खेत का ही खाता हूं, मतलब मैंने मार्केट से कम कंजम्पशन करी, मार्केट से कम सामान खरीदा। जितना कम सामान खरीदेंगे उतना कम टैक्स लगेगा। कंजम्पशन, जितनी कम कंजम्पशन उतना कम टैक्स। जितना हम ज्यादा मेट्रो में सफर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीटीसी गर्ल्स के लिए फ्री है दिल्ली में, तो जितना ज्यादा हम मेट्रो यूज करेंगे, जितना ज्यादा हम मेट्रो यूज करेंगे उतना ज्यादा हम टैक्स पे करेंगे, और जितना कम ज्यादा हम बस यूज करेंगे, वो बॉयज के लिए वो फ्री नहीं है, गर्ल्स के लिए फ्री है, जितने ज्यादा गर्ल्स डीटीसी बस यूज करेगी उतना कम टैक्स जाएगा, क्योंकि डीटीसी में तो टिकट लगती ही नहीं है, तो टैक्स कहां से जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट किस पर होता है, इनकम पर, और इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट किस पे आता है, कंजम्पशन से, ठीक है। तो 3 डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस क्या है कि कलेक्शन कैसे होती है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो सीधे सरकार को जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं जाता, एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है जो कि हमारे बिहाफ पे जमा करता है, ठीक है। दूसरा प्रोग्रेसिविटी भी हमने समझा ही दिया आपको कि इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, जिसमें कि अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है।
इम्पैक्ट क्या करता है, इम्पैक्ट इनकम के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपके कंजम्पशन से इम्पैक्ट होता है। जितनी ज्यादा इनकम उतना इनकम टैक्स, और जितनी ज्यादा कंजम्पशन उतना इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। कंट्रोल, चौथा लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है कंट्रोल। ठीक है। कंट्रोल क्या है, आपके पास इनकम टैक्स पे कंट्रोल है, टैक्स पेयर हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर लायबिलिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए, आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी मैं एक काम करता हूँ, खाना खाना ही छोड़ देता हूँ, या ऑफिस जाने के लिए मैं डेली पैदल ही जाऊंगा 15 किलोमीटर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दो दिन आदमी जोश में चला भी जाए, बट डेली नहीं जा सकता, उसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस लेनी ही पड़ेगी। अगर उसके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो कोई ना कोई ऑब्वियसली बस लेगा, या फिर ऑटो लेगा, या डीटीसी लेगा, या फिर आपका मेट्रो लेगा, कुछ तो कन्वेंस यूज करेगा ना। उसको टिकट खरीदेगा तो सर्विस, उसमें जीएसटी लगा हुआ है टिकट के ऊपर भी। ठीक है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल जो है नहीं है। ठीक है ना। बट डायरेक्ट टैक्स के ऊपर उसको पता रहता है कि मेरी कितनी इनकम है। जैसे सैलरीड पर्सन का वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स पे कंट्रोल नहीं होता, उनका उनके ऊपर टैक्स उतना ही लगता है जितना इनकम है। बट बिजनेसमैन इसको कंट्रोल कर सकता है, बिजनेस के अंदर काफी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, कि जो हम इनकम टैक्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स के ऊपर मोर कंट्रोल है रेदर देन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, जो आपकी जो बेसिक नीड्स है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मेन आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए, और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, इसमें कोई डाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? आगे चलें। नो सर। ठीक है, अब है टैक्स एंड फी। ठीक है, देखिए, हर चीज जो सरकार हमसे लेती है ना, हर चीज जो सरकार हमसे लेती है वो टैक्स नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसका मतलब अलग अलग है। टैक्स एंड फी बिल्कुल अलग अलग चीज है। किसी चीज के ऊपर लगने वाले टैक्स, जैसे कि इनकम जितनी ज्यादा होगी हम उतना ज्यादा हम टैक्स भरेंगे। फी क्या होती है, देखिए, कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी एक हम मान के चले कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें फी पे करनी पड़ती है। ये वो वाला फी नहीं है, गवर्नमेंट वाला फी नहीं है, उसको भूल जाइए। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें क्या भरना पड़ता है, फी। ठीक है, बट अगर हमारी इनकम के ऊपर लगेगा जो टैक्स, उसको क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स। कैन इससे आपको एक चीज क्लियर हुई कि अगर मेरे को नहीं पढ़ना तो ऑब्वियसली मेरी फी भी नहीं लगेगी। अगर मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है तो मेरे को फी भी नहीं देना। ठीक है, अगर मुझे मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो उसकी मुझे स्टैंप ड्यूटी, फी और वो स्टैंप ड्यूटी एक ही है, मुझे कोर्ट फी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। किस लिए पे करनी पड़ती है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से एक सर्विस ली है, उसको कहते हैं फी। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट फी हमसे चार्ज करती है। जैसे कि आप कभी लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो आपको एक रसीद काट के दी होगी उसने। हर एक स्टेट का अलग है, दिल्ली का शायद 1000 रुपए है, यूपी का 500 भी हो सकता है, हरियाणा का अलग भी हो सकता है। तो देखिए, मुझे मुझे सरकार से एक सर्विस की जरूरत थी। किस चीज की सर्विस की जरूरत थी, मुझे सरकार से एक सर्विस की जरूरत थी कि आप मुझे रोड पर व्हीकल चलाने का परमिशन दीजिए। सोचिए दिमाग लगा के कि मुझे रोड पे चलने के लिए एक परमिशन दीजिए। सरकार कहती है ठीक है जी, आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा और उससे पहले आपको ये फीस जमा करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा किसी भी तरह का लाइसेंस लेने के लिए, चाहे हो सकता है वो 10 रुपए ही फी क्यों ना हो सकता है उस फी की कीमत 10 रुपए ही क्यों ना हो, बट सरकार हमसे फी लेती है। अब एक बेसिक डिफरेंस आप समझिए, इनकम टैक्स डायरेक्टली वो हमसे, जो टैक्स है सरकार हमसे डायरेक्टली चार्ज करती है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारी डायरेक्ट इनकम को हिट करता है। बट फी डिस्क्रिशन है, अगर मैंने सरकार से वो सर्विस ली तो सरकार मुझसे
फी चार्ज करेगी। अगर मैंने वो सर्विस नहीं ली, अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं, तो सरकार मेरे से फी चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, फी भी क्या है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि उसकी इनकम क्या है, इनकम क्या है, वो वेल्दी है या नॉर्मल पर्सन है। उसकी जो जनरल एक फी है वो लेता है। कोर्ट फी आपने सुना होगा, जैसे आज के टाइम पे जितने भी जो केस फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उससे पहले एक फी जमा करनी पड़ती है, शुल्क। वहां पे जाकर के एक कोर्ट फी जमा करनी पड़ती है। ठीक है, मैं बाकी का नहीं बता सकता। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें तो अपील के लिए हमें इनकम टैक्स अपील में 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए की फी पहले जमा करनी पड़ती है। वो क्या है, वो फी है, वो टैक्स नहीं है, फी है। सरकार ने कहा ठीक है, इस एप्लीकेशन के साथ इतने रुपए की फी जमा करिए। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन लगाऊं ना तो सरकार मेरे से फी भी चार्ज नहीं करेगी। बेसिकली उसका इनकम कंजम्पशन से फी का कोई लेना देना नहीं है। उसका ना इनकम से कोई लेना देना है, ना इनकम से लेना देना है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फी जो है किसी भी सर्विस को सरकार से लेने के लिए हम फी सरकार चार्ज करती है। अगर हम जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में कोई चेंज कराने के लिए, सरकार 50 रुपए लेती है, ऑनलाइन अगर हम कराते हैं तो। या फिर आधार कार्ड में आपने देखा होगा जब चेंज करते हैं तो 50 रुपए का आता है, ये सब फी है। सरकार हमसे ना फी लेती है छोटी छोटी। और भी बहुत तरह की सर्विस है, और भी बहुत तरह की सर्विसेज हैं। जैसे कि अगर हम फूड लाइसेंस लेते हैं तो लेगी। ठीक है, और भी कोई और लाइसेंस लेते हैं सरकार से, उन सब में सरकार हमसे ना फी चार्ज करती है, ना कि हमसे वो टैक्स लेती है। ट्रेडमार्क लेते हैं तो भी फी चार्ज करती है। ठीक है, ये सब फी है। उस सर्विस को सरकार से लेने के लिए हमें एक शुल्क पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं फीस। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। टैक्स एंड फी आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन मे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, जो टैक्स और फी है ये दोनों ही एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब सरकार को नगद पैसों के रूप में हम सरकार को देते हैं, बट दे हैव सम फंडामेंटल डिफरेंसेस। फंडामेंटली ये दोनों अलग अलग है। जाता सरकार को ही है, तो सरकार को जो हम देते हैं वो हम तो बोलेंगे जी टैक्स दे दिया, इंटरचेंज कर देते हैं बहुत बार कि जी फीस को टैक्स बोल देते हैं, टैक्स को फीस बोल देते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, ए टैक्स इज कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस। एक टैक्स क्या है, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू फंड पब्लिक सर्विस एंड एक्टिविटी। देखिए, अब आपको सिंपल एक बात बताता हूं। सरकार हमसे जो भी टैक्स लेती है, आपको यह पता है खर्च कहां कर रही है। सोचिए, आपसे इनकम टैक्स ले लिया, ठीक है जी, ये इनकम टैक्स ले लिया, मान के चलिए 10 लाख के इनकम पे 1 लाख टैक्स ले, तो सरकार क्या उसका ब्यौरा देगी आपको कि आपके इस 1 लाख रुपए का मैंने क्या किया, इस 1 लाख रुपए का मैंने क्या किया। सरकार को आपको जवाबदेही नहीं है, आपने बस पे कर दिया। हम जैसे बहुत सारे लाखों लोग हैं, उन सबका सरकार पैसा इकट्ठा करती है और उन सारे पैसों को जोड़ करके सरकार काम करती है। रोड बनाना, ब्रिज बनाना, बहुत सारी चीजें, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डिफेंस को पे करना, हॉस्पिटल्स को पे करना, डॉक्टर्स को पे करना, स्ट्रीट लाइट में पे करना, और भी बहुत सारी, पुलिस को पे करना। तो सबको कंबाइन करके पे करते। इंडिविजुअली वो नहीं बता सकती सरकार कि वो जो हमसे 1 लाख रुपए लिया है उस पैसे का सरकार ने क्या किया। बट फी के केस में आपको पता होता है कि सरकार ने मुझसे ये पैसा क्यों लिया है। जैसे मैं लाइसेंस बनवाने के लिए गया, वहां पे 1000 रुपए की पर्ची कटी, हमको पता है वो 1000 रुपए मुझे सरकार लाइसेंस देने के लिए चार्ज कर रही है। अगर वो चार्ज नहीं करेगी, वहां बैठे हुए वहां पे इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके लिए बनाई हुई है, वहां पे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह कहां से आएगी। ठीक है, तो उसके लिए सरकार हमसे एक फी चार्ज करती है। आपको अपने पैसे के बारे में पता होता है कि जो मैंने 1000 रुपए दिए, इसके अगेंस्ट में मुझे क्या सर्विस मिलेगी। आप घर से निकलते हैं, आपको पक्की सड़क मिलती है, ठीक है, आपको स्ट्रीट लाइट मिलती है, आपको ब्रिजेस मिलते हैं। तो हो सकता है आपने टैक्स पे किया हो या ना भी पे किया, बट आपको सर्विस आपको मिल रही है ये सारी चीजें। ठीक है, टैक्स कोई और पे करता है, यूज सबके लिए होता है। टैक्स पेयर के पैसे से ही जिसने टैक्स पे नहीं करा वो भी तो पक्की सड़क पे ही चल रहा है ना।
कि उसको ऐसा थोड़ी ना कि नहीं जी आप तो पक्की सड़क पे चल नहीं सकते, आपने टैक्स पे नहीं किया। तो टैक्स हमें ये नहीं पता होता कि वो टैक्स कहाँ यूज हो रहा है, बट फी हमें पता होता है। ठीक है, फी एक परमिशन की तरह हो गया कि जब तक आप पे नहीं करेंगे आप सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है ना, आपको वो फी पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। तो टैक्सेस आर टिपिकली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक सर्विस। टैक्सेस जनरली लेविड एज इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सब टैक्सेस जो सरकार हमसे ले लेती, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, सरकार हमसे टैक्स ले लेती है और उसके अगेंस्ट में हमसे कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं देती है कि नहीं जी आपने 1 लाख टैक्स भरा है तो आपको ये सड़क दी जाती है, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऑन द अदर हैंड फी क्या होता है? फी ऑन द अदर हैंड इज ए पेमेंट रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो सरकार आपको एक पर्टिकुलर सर्विस आपको देगी, लाइसेंस की सर्विस आपको देगी। को आपने कोर्ट फी भरी है तो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने की परमिशन देगी। ठीक है, तो आपने उस सर्विस को लेने के लिए सरकार को फी पे करा है, आपको वो सर्विस नहीं चाहिए, आपको फी देने की जरूरत नहीं है, बट आप इनकम टैक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इनकम टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है। फी आर ऑफन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, जैसे हमसे जो इनकम टैक्स लेता है, इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है डायरेक्टली। ठीक है, बट जो फीस है उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एजेंसीज अथॉरिटीज बना रखी है। ठीक है, जैसे हम डीटीसी का पास बनाने के लिए जाते हैं तो हमसे एक फीस लेती है, अगर कॉलेज की तरफ से जाते हैं आपको पता होगा एक फीस चार्ज करती है। हम जब कॉलेज में थे तो कुछ 12 या 15 रुपए चार्ज करती थी, वो फीस थी, तो उसके लिए उन्होंने डीटीसी अथॉरिटी बना रखी है। ऐसे लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी बना रखी है, फूड लाइसेंस लेने के लिए फूड लाइसेंस अथॉरिटी बना रखी है। तो अलग से गवर्नमेंट एजेंसीज स्टैब्लिश करी जाती है जो कि हमसे ये फीस चार्ज करती है एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द सर्विस। वो जो सर्विस हम ले रहे हैं, लाइसेंस बनाने की सर्विस ले रहे हैं, डीटीसी पास की सर्विस ले रहे हैं, उसकी वो कॉस्ट हमसे चार्ज कर रही है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल में देखिए क्या है, टोल हम भरते हैं, उस रोड पे चलने के लिए हमें 50-100 रुपए देने पड़ते हैं। अगर हम 50-100 रुपए नहीं देंगे तो उस रोड को यूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, उस रोड को यूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, उस सड़क को यूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम टोल नहीं देते तो ऑब्वियसली वो हमें सड़क पे नहीं जाने देता है। हम जब मथुरा वृंदावन की तरफ जाते हैं तो हमें पलवल से आगे जाके हमें टोल देना पड़ता है, अगर हम टोल नहीं देंगे वो हमें उस रोड पे आगे नहीं जाने देगा। हमने फीस भरी उस सड़क को यूज करने के लिए, फी नहीं भरेंगे तो कहेंगे जी जाओ जी मथुरा रोड की तरफ से जाओ। ठीक है ना, आपको इस हाईवे पे जाने की जरूरत नहीं है, आप मथुरा रोड की तरफ से जाओ। ठीक है, पार्किंग फी हम पे करते हैं, कहीं पे जाते हैं वहां पे हमसे पार्किंग ली जाती है, लाइसेंस बनवाते हैं तो इस तरह की हमें लाइसेंस फी भरने की जरूरत पड़ती है। फी टैक्स में कोई कंफ्यूजन? राजीव जी, जी हाय। जी, हाँ जी, हाँ जी हेलो। बताइए जी। हाँ जी या बताइए। तो मेरे मेरे एक फ्रेंड से कुछ मतलब डिस्कशन हुआ, मैंने बोला कि यार इनकम टैक्स पे करना चाहिए गवर्नमेंट को ये वो। तो उसने हाँ बोला कि जैसे आप ये बता रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो उसने हाँ बोला कि मैं तो जितनी भी चीज़ें खरीदता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सब में पे करता हूँ, तो आई एम एक्चुअली अ टैक्स पे। तो उसको कैसे जवाब हम्म, देना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है ना, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, देखिए देश चलाने के लिए ना अगर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से देश चल जाता तो इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ती ही नहीं, या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से काम चल जाता तो डायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर हम इतने ऑनेस्ट होते, अगर हम इनकम टैक्स हमारी एक्चुअल में आप बता दीजिए जितनी इनकम है उस पर अगर हम टैक्स भर दे तो जितनी भी गुड्स हैं उस पर टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। या जितने भी जो एक्चुअल बिजनेसमैन हैं जीएसटी एक्चुअल में सही से डिपॉजिट कर दे जितना सरकार का बनता है तो इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा दुबई वगैरह में इनकम डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है सिर्फ, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा। गल्फ बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जिसमें पता कि है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ टैक्स फ्री इनडायरेक्ट टैक्स बोलते है। हैं उसको। है ना, वो क्या करती है, वो गुड्स के अंदर ही ऐड करके ले लेती है और ऑनेस्टली वो लोग क्या करते हैं ट्रेड करते हैं और उस पर जो भी टैक्स है वो सरकार को देते हैं।
इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट इटसेल्फ अ गुड टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इटसेल्फ अ गुड टैक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, So क्योंकि 5 that मिनट means बचा हुआ है। his conjecture is बताइए that means whatever his argument is that is correct कि मतलब हम तो पे ही कर रहे हैं भाई टैक्स, तो देन फिर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स क्यों दें? फिर तो आप कहेंगे गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर हमें अलग से 28% टैक्स क्यों देना है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। टैक्स तो हर चीज पे दे रहे हैं ना। गाड़ी खरीदते हैं, आपको पता है गाड़ी पे अगर 15 लाख की गाड़ी है तो उसके ऊपर में 2 लाख रुपए तो सिर्फ आपका स्टेट टैक्स लगता है और 28% जीएसटी है। एक्चुअल कॉस्ट तो 9 लाख रुपए है गाड़ी की, 5 लाख रुपए टैक्स जाता है। फिर भी आपको ट्रैफिक से निजात मिल गया क्या? नहीं मिला ना, ठीक है। हाँ, तो देखिए कुछ चीजों पे ना डिबेट करके कोई फायदा नहीं है तो है। अगर हम अपने विचारों से सिर्फ एक आदमी मिलकर के पूरा देश बदल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। हम अकेलौता अगर प्रोटेस्ट करने लगे नहीं नहीं आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए, क्या सब कुछ बदल जाएगा? नहीं बदल सकता, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा, क्योंकि ना 5 मिनट बचे हुए, मेरे को ये खत्म करना है आज, ठीक है ना। हम रेजिडेंशियल स्टेटस पर आ जाएंगे, आखिरी डेफिनेशन का लास्ट पॉइंट है मेरा ये, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी आर एज फॉलोज। देखिए 3-4 डिफरेंसेस हैं, ये आप एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा इसका। टैक्सेस आर लेविड टू द फंड जनरल गवर्नमेंट एक्टिविटीज वेयर फी आर चार्ज टू पे स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जनरल गवर्नमेंट एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का काम जो आ जाता है, ठीक है। जो पुलिस हो गई, इंस्पेक्टर हो गया, या फिर हमारे आपके वो हो गए हॉस्पिटल वगैरह हो गए, वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज के पार्ट हो गए। उन सब में जो भी आएगा वो सारा का सारा हमारा क्या है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज। और स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस फी, स्पेसिफिक गवर्नमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि लाइसेंस वगैरह अगर आप लेते हैं तो इस चीज के लिए वो चार्ज करते हैं, ठीक है। फी आर वॉलेंट्री पेमेंट, आप चाहे तो फी ना दें, अगर आप फी नहीं पे करेंगे तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। अगर आपको टोल रोड से नहीं जाना, आप दूसरी रोड ले लीजिए जिसमें ट्रैफिक लगा होता है, ठीक है। हम फरीदाबाद में इधर रहते हैं, तो एक सरिता विहार के बाद में एक फ्लाईओवर गया हुआ है। अगर आपको जाम से बचना है तो फ्लाईओवर चढ़िए, 40 रुपए पे करिए और सीधे फरीदाबाद आगे उतरिए। अगर आपको नहीं देना वो, तो आप नीचे से उतरिए, बदरपुर के जाम में फंसिए और आगे जाके निकलिए। तो बेसिकली आपने 50 रुपए दे करके अपने आधे घंटे को 10 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको आपने स्पेसिफिक सर्विस ले ली, ठीक है। आपकी मर्जी थी, आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, ठीक है। आपके ऊपर थोपा नहीं गया। बहुत बार आप कहेंगे ना कि नहीं नहीं हम उस रोड से जाते हैं ना, उस रोड पे जबरदस्ती हमसे टैक्स लेता ही लेता है, वो एमसीडी टैक्स होता है, टोल टैक्स नहीं होता है। आप समझिए उस बात को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम जाते हैं ना तो हमसे एमसीडी टैक्स भी लगता है, म्युनिसिपल टैक्स लगता है, ठीक है। टोल हमें तभी लगेगा जब वो स्पेसिफिक रोड को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है कंपलसरी पेमेंट है, इनकम टैक्स जो है कंपलसरी पेमेंट है। आपकी इनकम होगी तो सरकार टैक्स लेगी ही लेगी, इनकम होगा तो आपके ऊपर टैक्स लेगी ही लेगी, ठीक है। रिलेशनशिप टू द सर्विस, टैक्सेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक सर्विस। आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि हम जितना 1 लाख रुपए मैंने टैक्स पे करा उसके अगेंस्ट में हमें वापसी क्या मिलेगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। बट उसके केस में अगर हम दूसरी बात करें फीस की, तो हमें पता होता है कि हमने टोल पे करा तो रोड यूज करेंगे, लाइसेंस फी पे करा है तो लाइसेंस हमें मिलेगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस मस्ट पे इन यूजुअल डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो सरकार एक कैलकुलेट करती है कि भाई आपकी इतनी इनकम तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बट फीस जो है वो बेसिकली वो प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। जैसे सरकार तय कर देती है कि कार के लिए 50 रुपए टोल देना है, ठीक है। तो वो कार में डिफरेंस नहीं करती है, चाहे वो ऑल्टो जाए, मारुति जाए, बीएमडब्ल्यू जाए, है ना, हार्ली डेविड, वो ऑस्टिन मार्टिन जाए, कोई सी भी गाड़ी जाए, वो 50 ही रुपए चार्ज करेगी, ठीक है। बट इनकम के केस में क्या होता है, वो डिटरमाइन करते हैं कि इनकम कितनी है, उसके ऊपर टैक्स लेवी किया जाता है।
तो बेसिकली ये 3-4 डिफरेंसेस है और डेफिनेशन, ये एलएलबी के सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बोलेंगे ना क्या है, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें टैक्स एंड फी भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब ये उससे एकेडमिक पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप एक छोटा सा, मैं 1 मिनट और दे सकता हूं, आपका जो क्वेश्चन था ना कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं, देखिए जो हमारा जो देश है ना, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये आपने पढ़ा भी होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रॉब्लम्स है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग प्रॉब्लम्स है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या देखती है, वो वाइडर रेंज में देखती है, जैसे कि मुझे देश की सीमा की रक्षा करनी है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में हमें फंड्स देना है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा स्टेट फॉर एग्जांपल जैसे कि उड़ीसा, बिहार, यहां से टैक्स की कलेक्शन कम है, तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, वहां सड़क ना बनाए? आप बताइए, नहीं बनानी चाहिए। तो सरकार क्या करती है, पूरे इंडिया से टैक्स वसूलती है। मुंबई से ज्यादा टैक्स आता है, आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा टैक्स, बड़ा टैक्स पेयर कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर मुंबई में सबसे ज्यादा टैक्स आता है, फिर दिल्ली वगैरह, बेंगलोर वगैरह का नंबर है। तो ये लोग क्या, ये सब क्या है, ये सब टैक्स पे करते हैं, ये सारे के सारे टैक्स पे करते हैं, जिससे कि वो स्टेट को भी भरपाई करी जाती है, वो स्टेट की भी भरपाई करी जाती है जो स्टेट गरीब है। अब ये देखिए, सरकार सिर्फ इस चीज का ध्यान देगी कि उनका पालन पोषण हो सके, उसको फैसिलिटी नहीं देगी कभी कोई भी अलग से। फैसिलिटी देने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज पे। जितना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, एमसीडी उतना ज्यादा लाइटिंग सड़कों पे लगवाएगी। लाइटिंग लगवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, आप याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट लाइटिंग लगवाती है। गलियां जो है, कॉलोनी की जो गलियां है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनवाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है। वो जो हमसे एमसीडी टैक्स लेती है या फिर हमसे जो जीएसटी लेती है, उस कलेक्शन से लगवाती है। जो स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, वो उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इंडिया जो है वो आपको फेडरल नेचर बताया था ना, यूनिटरी भी है और फेडरल भी नेचर में है, ठीक है। तो अगर यूनिटरी की बात करें तो ऑब्वियसली पूरा देश एक है, बट फेडरल की बात करें तो वो हर एक स्टेट अपने आप में इंडिविजुअल है। इसीलिए भी हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आर्गुमेंट करें तो इसमें भी और बहुत कुछ हो सकता है, बट हमारे पर्पस के लिए इतना ही बहुत है आपके समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं बस एक चीज, जो हम अगली क्लास करें, कल मुझे पता नहीं था उस दिन बुधवार को के होली है, कल तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगली जो है हम थर्सडे को रखेंगे, ठीक है, जिसमें अब हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहां से आपको ना इनकम टैक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। थर्सडे को हम जो करेंगे वो करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें अब आपको इंटरेस्ट आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये नोट्स हैं, आपको दिख रहा होगा, ये मैं शेयर कर दूंगा, मैंने बनाया है कुछ, ठीक है, पूरा नहीं बनाया, जितना बन पाया है इतना मैं शेयर कर दूंगा, और कल परसों तक और रेडी हो जाएगा तो मैं इकट्ठे शेयर कर दूंगा। तो अब हमारा जो मेन अब नेक्स्ट आएगा वो आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। कोई डाउट है? अभी शॉर्ट में हम निपटा सकते हैं 1 आध मिनट में। हाँ जी, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, हो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है व्हाट्सएप मैंने ओपन ग्रुप रख रखा है इसीलिए, ठीक है, आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। हमारे इसमें जो अभी जो सेशन चल रहा है, इसमें हमारे ऑफिस के भी स्टाफ है, ठीक है, और सबको पता है कि हमारी रिप्लाई पॉलिसी कितनी तगड़ी है, हम कितनी देर के अंदर में रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी आए हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल तो नहीं होगी क्लास, थर्सडे को हम रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ओके सर, गुड इवनिंग, चलिए जी, थैंक यू। ओके सर, ठीक है सर, ओके, हैप्पी होली। थैंक यू सर। हैप्पी Okay, होली, Happy Holi, sir. हैप्पी होली आपको भी, Happy Holi and thank you. हैप्पी होली जी, हैप्पी होली।